हेलो, नमस्कार सभी को। कृषि रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का आज अपने एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 7 है, जो पाठ नंबर 7, जिसका नाम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। जो पादप होते हैं उनको आवश्यक पोषक तत्व, जैसे हमें जीवित रहने के लिए, हमें अपना विकास करने के लिए, जनन करने के लिए, अन्य उपापचयी क्रियाएं करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम की आवश्यकता हमें होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें होती है, जल की आवश्यकता हमें होती है, हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, कार्बन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन विटामिन्स की आवश्यकता, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमें पड़ती है। यानी कि मनुष्य जीवन को इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है अपने शारीरिक वृद्धि के लिए, उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जनन के लिए, या अन्य उपापचयी जो क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, उनके लिए इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पादप हैं, पादपों को भी अपनी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए, यानी कि जैविक क्रियाओं के लिए इन सभी तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिनकी ऐसे तत्व, यूं कह लें कि ऐसे तत्व जिनसे पादप क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, उपापचयी क्रियाएं करते हैं, वो सारे के सारे पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पोषक तत्व पेड़ पौधे हैं, जो पादप हैं, वो जल के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, वायु के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, मृदा के माध्यम से उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो इन 3 तरीकों से जो है ग्रहण करते हैं पादप जो पोषक तत्व हैं। मृदा में घुले हुए होते हैं, उनको जड़ों के माध्यम से, जल के माध्यम से, यानी कि जड़ों से होकर पत्तियों तक पहुंचता है, वायु के माध्यम से भी इनको ग्रहण किया जाता है पादपों के द्वारा। तो पादपों की जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनकी परिभाषा यहाँ पे अपने को दे रखी है। वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों को वृद्धि एवं उपापचय में आवश्यकता होती है। उपापचय का मतलब यूँ समझ लें कि विकास के लिए, वृद्धि के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यकता होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्योंकि पौधों को वृद्धि के लिए, खुद का विकास करने के लिए, अपने जैसे नए पौधे बनाने के लिए, कोशिकाओं के विभाजन के लिए, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हें बोला जाता है आवश्यक पोषक तत्व। पौधों को अपने पोषण के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों का रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि पौधों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें से अनेक वास्तव में पौधों की संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते। आवश्यक पोषक तत्वों में केवल वही तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों में कोई विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी कि उनका कोई ना कोई अपना कार्य है, कोई वृद्धि के लिए काम में आता है, कोई पत्तियों के हरेपन के लिए काम में आता है, कोई ज़्यादा फल देने के काम के लिए आता है, कोई जड़ों की मजबूती के लिए काम में आता है, कोई तने की मजबूती के लिए काम में आता है। तो इस प्रकार से सभी जो तत्व होते हैं उनका अलग अलग अपना अपना कार्य होता है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों में कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तथा इनकी कमी का पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यानी कि अगर वो तत्वों की अगर कमी हो जाती है, पादपों के अंदर अगर कमी हो जाती है, तो वो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। यूँ कह ले कि पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है, जड़ें उसकी कमज़ोर पड़ जाती हैं, इस तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसी तत्व की पौधों के लिए आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आधार प्रस्तुत किए गए हैं। अब कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ अपने मत प्रस्तुत किए, कुछ आधार प्रस्तुत किए कि किस प्रकार से ये अनिवार्य तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको अपने किस तरीके से अपनी परिभाषा कर सकते हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो अनिवार्य या आवश्यक है। तत्व तो बहुत सारे होते हैं, पर उनमें से अनिवार्य या आवश्यक हैं वो कौन कौन से रखे गए हैं, क्या उनकी कसौटी है। तो वैज्ञानिक D.I. आर्न, ये वैज्ञानिक का नाम है D.I. आर्न, 1954 के अंदर इन्होंने बताया, ने पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए। अब ये सिद्धांत इसमें क्या है, पहला इसने ये बात बोली
कि पौधे में आवश्यक पोषक तत्व की कमी से वानस्पतिक अथवा जनन अंग की वृद्धि रुक जाती है। यानी कि ऐसे तत्वों को आवश्यक पोषक तत्वों के अंदर रखा जाएगा जिनकी कमी से जो उसकी वानस्पतिक वृद्धि है या फिर जनन अंग की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। यानी कि उनका जो जीवन चक्र होता है, उनका जो लाइफ टाइम होता है वो पूरा नहीं कर पाते, वो बीच में ही डेड हो जाते हैं। यानी कि ऐसे तत्वों की अगर कमी है तो जिनके माध्यम से वो उनकी वृद्धि रुक जाती है या फिर वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, तो उनको आवश्यक पोषक तत्वों के अंदर रखा जाएगा, जिनकी वजह से ये होता है। दूसरा उसने सिद्धांत दिया, किसी विशेष आवश्यक पोषक तत्व की कमी को केवल उसी तत्व को मृदा में आपूर्ति करके कमी को पूरा किया जा सकता है। अर्थात एक आवश्यक तत्व की कमी दूसरे तत्व से पूरी नहीं की जा सकती। तो इसने ये बताया दूसरे सिद्धांत के अंदर कि अगर मान लो उसमें पादपों के अंदर अगर सोडियम की कमी हो गई है तो उसको सोडियम के द्वारा ही पूरा किया जाएगा, उसकी जगह पे अपने अन्य तत्व नहीं ले सकते। अगर वेनेडियम कोई तत्व है या मोलिडियम कोई तत्व है, अगर उनकी कमी हो जाती है तो उनकी कमी उन्हीं के द्वारा पूरी की जा सकती है, उनकी जगह पे अपने और तत्व नहीं मिला सकते। ये दूसरा सिद्धांत इसने बोला। तीसरे के अंदर पौधे में तत्व का विशिष्ट दैहिक अथवा उपापचय कार्य हो, यानी कि जो तत्व उसके अंदर अपने आवश्यक तत्वों के अंदर गिनेंगे, जो उसके अंदर सम्मिलित करेंगे, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो दैहिक अथवा उपापचय कार्य करता हो। यानी कि वो उसके दैनिक जीवन के अंदर, पादपों के दैनिक जीवन के अंदर कार्य करता हो, उनके जो जैविक कार्य हैं उनको पूरा करता हो। तो जो तत्व उपयुक्त तीनों शर्तों को संतुष्ट करते हैं उन्हें अनिवार्य तत्वों की सूची में रखा जा सकता है। तीनों शर्तें मतलब एक तो अगर वो तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी माध्यम से अगर कमी होगी तो वो वृद्धि नहीं करेगा पौधा, जहाँ वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा। दूसरा ये बात बोली कि जो तत्व की कमी होगी है उस तत्व को वही कमी पूरी करेगा और उसकी जगह पे तत्व नहीं प्रयोग में कर सकते, उपयोग में नहीं ले सकते। तीसरा उसने बोला कि जो तत्व ऐसे तत्व इसके अंदर लिए जाएंगे जो उसके दैविक या उपापचय कार्य करते हों। तो ये तीनों जो तत्व, जो ये तीनों कंडीशन, ऐसे तत्व जो ये तीनों कंडीशन पूरी करते हों उनको आवश्यक पोषक तत्वों की सूची में रखा जा सकता है। वास्तव में कुछ तत्व दूसरी शर्त को पूरा नहीं करते। दूसरी शर्त कौन सी थी? दूसरी शर्त ये थी कि जो तत्व की कमी होगी उस तत्व को वही तत्व कमी पूरी करेगा और उसकी जगह पे कोई अपने प्रयोग में, उपयोग में नहीं ले सकते। तो इसमें ये कोई और एक वैज्ञानिक आया, उसने इस बात का खंडन किया, उसने इस बात का विरोध किया कि दूसरी शर्त पूरी नहीं करते। जैसे मेलेडियम का अभाव, वेनेडियम के द्वारा अगर मोलिडियम तत्व की कमी हो जाती है तो अगर वो नहीं मिलता जल्दी से तो उसकी जगह अपने बैडियम का उपयोग कर सकते हैं। क्लोरीन का अभाव होने पर ब्रोमीन का अपने उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आयोडीन द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर क्लोरीन की कमी है पादपों के अंदर, अगर क्लोरीन की कमी है, क्लोरीन जल्दी से उपलब्ध नहीं हो रही तो उसकी जगह पे अपने ब्रोमीन भी उपयोग कर सकते हैं और आयोडीन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरी शर्त में तो उसने ये बोला था कि जिसकी कमी उसको वही पूरा करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका एक वैज्ञानिक ने खंडन किया कि ऐसा नहीं है, उसकी कोई अन्य तत्व भी उसकी जगह पे काम में लिए जा सकते हैं। अतः बाद में वैज्ञानिक डीजे निकोलस, एक ही नया वैज्ञानिक अभी ये डीजे निकोलस 1965 ने उपयुक्त शर्तों में संशोधन करके यह निर्धारित किया। अब जो दूसरा सिद्धांत था वो उसमें से काट दिया, पहला और तीसरा सिद्धांत वो वैसे के वैसे ही रहा। यानी कि अनिवार्य तत्व का पौधों में दैहिक अथवा उपापचय विशिष्ट कार्य होना चाहिए। पौधों में कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दोनों जो सिद्धांत थे वो वैसे ही रहे, जो बीच में दूसरा सिद्धांत था वो बीच में से कट हो गया। तो ये दो सिद्धांत अपने को रखने हैं किसके अंदर, जब ये बोले कि ऐसे दो सिद्धांत लिखो जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि ये तत्व आवश्यक पोषक तत्वों की सूची में रखे जा सकते हैं। तो ये अपने को दो सिद्धांत लिखने हैं, एक तो दैहिक और उपापचय क्रिया कार्य करता हो और अगर उसकी कमी हो जाए तो वो अपना जीवन चक्र पूरा न कर सके। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सूची व उनके आविष्कारक इस तरीके से अपने को सारणी में दे रखे हैं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो वैज्ञानिक जिसने इसका आविष्कार किया उसका नाम सास है 1802 के अंदर। फिर कार्बन को भी सास ने खोजा, ये भी 1802 में। ऑक्सीजन है वो डी साइजर है, नाइट्रोजन को भी डी साइजर, तो ये आ जाएगा 1804 में। तो इस तरीके से ये सारणी दे रखी है अलग अलग कौन कौन से हैं। तो अपने ये कम से कम
ये 9 तक तो ये सारे याद होने चाहिए। जो ये 9 तत्व है, 9 मुख्य है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व बोले जाते हैं ये। तो 9 तक तो अपने को ये मेनली याद रखनी चाहिए। कौन से वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया और कौन से सन में किया। ये हाइड्रोजन, कार्बन और जो ऑक्सीजन है ये 94% तक मृदा के लिए आवश्यक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा काम में आता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोगी है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों बहुत ही उपयोगी हैं। उसके बाद आगे ये प्राथमिक के अंदर और ये द्वितीय के जो तत्व है उसके अंदर गिने जाते हैं। लेकिन ये जो है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये कितने परसेंट, 94% तक ये मृदा के अंदर या पादपों के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो ये अपने को दे रखे हैं, इनके नाम वैज्ञानिकों के तत्वों के नाम है और उसके आगे वैज्ञानिकों के नाम है और यहाँ पे उनके जो सन है जहाँ पे उसने खोज की थी। कुछ ये दे रखे हैं इस तरीके से। टोटल 14 तत्व हैं ये अपने जो इस सूची के अंदर रखे गए हैं, आवश्यक पोषक तत्वों की सूची में रखे गए हैं। उनके आगे उनके वैज्ञानिकों के नाम और आगे उनके सन दे रखा है। उसके बाद है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर पादप प्रोटीन एवं जीव द्रव्य की रचना करते हैं, अतः संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। अब से पूछे कि संरचनात्मक तत्व कौन से हैं, तो कार्बन यानी कि जो संरचना के अंदर भाग लेते हैं, यानी पादपों की जो संरचना तैयार करते हैं, संरचना उनकी बनाते हैं, उनकी बनावट बनाने में सहायक होते हैं, तो वो आ जाएंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर पादप प्रोटीन एवं जीव द्रव्य की रचना करते हैं। तो ये सल्फर जो यहाँ तक है ये क्या करेंगे, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटीन एवं जीव द्रव्य की रचना करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, अतः इसको संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 10 जो बाकी बच गए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल की भी आवश्यक तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट तथा सिलिकॉन भी कुछ विशेष प्रजाति के पौधों के लिए आवश्यक पाए गए हैं, यद्यपि इनके उपापचय कार्यों का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद है लाभदायक पोषक तत्व है। लाभदायक के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोजियम, निकेल, क्रोमियम, आर्सेनिक तत्व बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होने पर भी पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, अतः इन तत्वों को लाभदायक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जो पादपों की जो वृद्धि है उसको उत्तेजित कर देते हैं, बड़ी जल्दी से ये उनकी वृद्धि होने लग जाती है, इनकी थोड़ी सी मात्रा भी उपलब्ध होने पर। तो लाभदायक के अंदर आ जाएगा जो पादपों की या पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, उनको लाभदायक पोषक तत्व कहा जाता है। उसके बाद ये फिर सारणी आ जाएगी अपनी, आवश्यक पादप पोषक तत्व व उनके प्राप्य रूप, यानी कि किस रूप के अंदर प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन की बात करें कि कार्बन अब ऐसे तो यानी कि सीधा कार्बन के रूप में ही प्राप्त हो जाएगा पादपों को, तो कार्बन है वो कार्बन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। अगर प्रश्न में ये बोले कि पादपों को कार्बन किस रूप के अंदर प्राप्त होता है, तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछे कि हाइड्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है पादपों को, तो H2O जल के रूप के अंदर प्राप्त होता है। ऑक्सीजन क्या पूछे तो ऑक्सीजन भी जल भी लिख सकते हैं, H2O2 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो 94% भाग में पाए जाते, यानी कि 94% मात्रा होती है इनकी, आवश्यक पोषक तत्वों के अंदर 94% ये पाई जाते हैं, बाकी के 6 आगे 6% है जो। तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अगर पूछे कि मुख्य पोषक तत्वों के नाम और उनके प्रतीक लिखिए, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतीक N आ जाएगा, फॉस्फोरस का प्रतीक P आ जाएगा, पोटेशियम का प्रतीक है वो K आ जाएगा। तो ये अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है पादपों को, इस रूप के अंदर प्राप्त होता है। अगर नाइट्रोजन पूछे कि नाइट्रोजन किस रूप के अंदर प्राप्त होती है पादपों या पौधों को नाइट्रोजन किस रूप के अंदर प्राप्त होती है, तो ये लिखा जाएगा अमोनिया नाइट्रेट के रूप में। इसी प्रकार से ये आ जाएगा फॉस्फोरस आ जाएगा, ये पोटेशियम आ जाएगा, जो पादपों को प्राप्त होती है इस रूप के अंदर होती है। उसके बाद द्वितीयक है जो वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। ये द्वितीयक पोषक तत्व है, इसको द्वितीयक श्रेणी में रखा गया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक द्वितीयक है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, गंधक यानी कि सल्फर। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट के रूप में पादपों को प्राप्त होते हैं। तो अगर पूछ ले प्रश्न कि गंधक किस रूप में प्राप्त होता है पादपों को, तो लिखेंगे सल्फेट के रूप में या SO4-2 के रूप में।
और बाकी इस तरीके से आगे ये सारे अपने को दे रखे हैं कौन सा तत्व है वो पादपों को किस रूप के अंदर प्राप्त होता है। ये सारे के सारे अपने को दे रखे हैं, ठीक है। इसको एक बार ढंग से देख लेना। ये इनके प्रतीक आ जाएंगे, सारों के प्रतीक हैं, और उसके बाद ये किस रूप के अंदर उनको प्राप्त होते हैं, पादपों को किस रूप में प्राप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। उसके आगे ये डायग्राम है कृषि के प्राकृतिक आधार, सूर्य, पानी, हवा, भूमि और पौधा, ठीक है। तो ये पादप है, ये पौधा है, तो इसको इस तरीके से ये तत्व हैं वो, ये तो मुख्य आ जाएंगे, ठीक है। ये मुख्य आ जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये आ जाएंगे। उसके बाद ये द्वितीयक आ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, ये द्वितीयक आ जाएंगे। उसके बाद ये बाकी जो बचे हुए हैं जिंक, कॉपर, आयरन वगैरह है ये, तो ये आदमी आ जाएंगे। सूक्ष्म जो होंगे उनको सूक्ष्म आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से ये पादपों को प्राप्त होते हैं। वर्षा के रूप में पानी आ जाएगा, सूर्य से भी कुछ तत्व उनको प्राप्त होते हैं। तो ये दे रखा है सारा। सभी पौधों को बढ़वार और विकास के लिए कम से कम 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। टोटल जो तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है पादपों को बढ़वार के लिए और विकास के लिए वो 17 हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। तो ये जो 17 हैं वो क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। तो ये जो मुख्य है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, पानी तथा हवा से प्राप्त हो जाते हैं। ये दो ये जो तीन है जिनकी 94% मात्रा होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। तथा अन्य 14 जो हैं, अन्य 14 तत्व जो बचेंगे इनको छोड़ के बाकी जो 14 बच गए वो उसकी जड़ों के माध्यम से भूमि, उर्वरक व खादों से मिलते हैं। तो ये जो अपने खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं या जीवाश्म पदार्थ जो होते हैं उनसे इनको प्राप्त हो जाते हैं, सड़े गले पदार्थों से। उसके बाद आ जाएगा आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण है कि किन किन तरीके से इनको वर्गीकरण किया गया आवश्यक पोषक तत्वों का। पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर अब इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहले इसमें आता है मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जितनी की कितनी की मात्रा की आवश्यकता होती है उसके अनुसार इनका वर्गीकरण है। पौधों में पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर वृहद एवं सूक्ष्म तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वृहद होंगे और जिनकी ज्यादा आवश्यकता है वृहद, जिनकी कम आवश्यकता है वो सूक्ष्म होगा। वैज्ञानिक लुमिस तथा शूल के अनुसार जिन तत्वों की पौधों को 1.0 ppm भाग प्रति 10 लाख अथवा इससे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। इनसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें वृहद बोलते हैं, और इनसे अगर कम मात्रा के अंदर उसकी आवश्यकता होती है तो उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है। 1.0 ppm, तो इस ppm का मतलब हो जाएगा भाग प्रति 10 लाख, भाग प्रति 10 लाख से अधिक आवश्यकता है तो वृहद होंगे, इनसे कम आवश्यकता है तो सूक्ष्म होंगे। जिन पोषक तत्वों की पौधों को 1.0 ppb पार्ट्स पर बिलियन, ये इसका फुल नेम हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन से कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें अति सूक्ष्म कहते हैं। यहाँ पे तो ppm है, ठीक है, प्रति 10 लाख है, और यहाँ पे बिलियन है तो 1000 हो जाएगा। 1.0 पार्ट्स पर बिलियन से कम आवश्यकता होती है उन्हें अति सूक्ष्म कहा गया। तो 3 भाग हैं। एक वृहद में आ जाएगा। वृहद के अंदर क्या बोलेंगे, कौन से होंगे वृहद, जिनको पौधों को 1.0 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें वृहद, 1.0 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म, 1.0 ppb, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ तो m है और यहाँ पे ppb से कम आवश्यकता होती है तो उन्हें बोलते हैं अति सूक्ष्म। उसके बाद आ जाएगा ये वृहद पोषक तत्व है। वृहद अभी अपने पढ़ा, जिनकी आवश्यकता 1.0 ppm से अधिक होती है उनको बोलते हैं वृहद पोषक तत्व। जिनकी आवश्यकता 1.0 ppm से अधिक होती है उनको बोलते हैं वृहद पोषक तत्व। अब इनके अंदर आते हैं मुख्य। तो मुख्य अभी मैंने पीछे आपको बता ही दिया है कि मुख्य कौन कौन से हैं, तो उनके नाम याद रखने हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो ये मुख्य हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद गौण है, तो गौण में आ जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये तीनों क्या है, गौण बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं या फिर इसको द्वितीयक पोषक तत्व बोला जाता है। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और मुख्य में कौन से आ जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम। इन तीनों पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में
आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।